हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग अपने फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टोटल पार्ट जो है वह कंप्लीट कर लेंगे। मैं इस वीडियो में आपको ओम्स लॉ से लेकर आपके पूरे यूनिट में जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं वह सबको कंप्लीट करा दूंगा। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वह 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा या फिर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ की चर्चा करते हैं। ओम्स लॉ की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। आपकी सिचुएशन में कुछ इस प्रकार से है कि आपने एक टॉर्च लिया, ठीक है, और टॉर्च में आपने बैटरी रखे हैं। अब उस टॉर्च को आप काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद आपका टॉर्च जो है वह धीरे धीरे लाइट कैसा देने लगा, डिम देने लगा, है ना। तो देखेंगे, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च में मैंने बैटरी लगा दिया और यह टॉर्च में क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। तो काफ़ी दिनों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करते करते क्या हो गया, यह टॉर्च का लाइट जो है वह कम जलने लगा, डिम जलने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बैटरी है जिसका यह हायर पोटेंशियल है और इस साइड लोअर पोटेंशियल है, इन दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया वैसे वैसे करंट का फ्लो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि मान लीजिए कि हम कोई एक पाइप ले लेते हैं और उस पाइप को हम कुछ इस प्रकार से टेढ़ा रख देते हैं। अब हम जमीन से इसको चेक करते हैं तो पाइप का जो ये हाइट है यह किसी पर्टिकुलर हाइट पर है। मान लेता हूं कि यह h1 हाइट पर है और ये हाइट जो है यह h1 हाइट से ऊंचा है, तो यह कितना पर है, h2 हाइट पर है। तो इस पॉइंट पर जो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वह क्या होगा, mgh1 होगा। इस पॉइंट पर जो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वह क्या होगा, mgh2 होगा। अब यह पाइप में जब आप पानी रखिएगा तो पानी क्या होगा, वह आसानी से इधर की ओर लुढ़क जाएगा ना। यानी कि यह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की वाटर जो है वह आसानी से लुढ़क जा रहा है। वहीं पर अगर हम इस पाइप को कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं, दोनों पाइप का जो एंड है उसका हाइट जो हम अगर सेम रख लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस पाइप के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो 0 दिख रहा है तो यहाँ पर अगर हम कोई पानी का ड्रॉपलेट रखेंगे तो वह किधर भी फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल में हमने डिफरेंस किया, वैसे ही हमारा वाटर का क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। अब यह पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वाटर जो है उतनी ही ज़्यादा फ्लो करेगा। उसी प्रकार से हमारे बैटरी में, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, तो यह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो बैटरी के यह हायर साइड हुआ, यह क्या हो गया, लोअर साइड हो गया। यह पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल हो गया, यह निगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल हो गया। तो जैसे ही बैटरी का हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, वैसे वैसे करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट का फ्लो कम होगा तो जायज बात है कि बल्ब जो है वो कम ग्लो करने लगेगा। तो यहां से यह बात जो है वह निकल कर चली आई कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया, जो कि साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट टर्म लेकर आएंगे। तो हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लेकर आए R। तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से हो गया। यह R हमारा क्या है, यह R हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, यह रेसिस्टेंस क्या है, तो यह करंट का फ्लो को अपोज कर रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चलते हैं सरफेस पर तो क्या होता है, हम लोगों के पैर के नीचे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो उसी प्रकार से जब करंट किसी कंडक्टर पर चलता है तो उस कंडक्टर पर भी क्या होता है, एक अपोजिशन क्रिएट होता है। अब हम लोग बार बार तो अपने कंडक्टर को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसीलिए रेसिस्टर भी जो है उस कंडक्टर पर जो अपोजिशन क्रिएट होगा वह भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा R जो है वह एज ए कांस्टेंट चला आता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से R को भी, हम लोग R का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अगर R का हम लोग फॉर्मूला निकालें तो R इज इक्वल टू V/I निकल कर चला आता है।
ठीक है, R इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, V बाई आई हो गया। अब इसका हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पेयर हो गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वोल्ट पर एम्पेयर हो गया। लेकिन इस यूनिट को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको SI यूनिट में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। यह इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इसको यह नाम दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। अब हम लोग और भी चीज़ देखते हैं कि रेसिस्टेंस हमारा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि अगर हमको चलना है रोड पर, तो हम जितना दूर चलेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हमको मिलेगा। उसी प्रकार से करंट जो है वह जितना दूर चलेगा कंडक्टर पर, उतनी ही ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से यह बात क्लियर हो जाती है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब दूसरी चीज को देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर रोड पतला है, तो रोड पतला है तो चलने में थोड़ी कठिनाई होगी, और वहीं पर अगर रोड को बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, हम लोग ज़्यादा आसानी से चल पाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को यह बात पता चल जाता है कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग यहाँ पर हटाएं तो फिर हमको क्या लेकर आना होगा, कांस्टेंट टर्म लेकर आना होगा। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया L बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको हटाना है तो हम एक कांस्टेंट लेकर आएंगे रो। तो हमारा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए हो जाएगा। यह रो क्या है हमारा, तो यह रो जो है यह हमारा रेसिस्टिविटी है। जिस मटेरियल पर हम लोग अपने करंट का फ्लो करा रहे हैं उस मटेरियल का इनर क्वालिटी है, मॉलिक्यूलर क्वालिटी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया। अब हम यहाँ से रेसिस्टिविटी का भी यूनिट पता कर सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट पता करने के लिए हमको पहले फॉर्मूला चेक करना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R A बाई L हो जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से ये कट गया तो क्या आया, ओम मीटर आया। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ओके, और चीज देखेंगे, इसके अलावा हमारा रेसिस्टर जो है वह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर हमारा रेसिस्टर कैसे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा रेसिस्टेंस भी जो है वह भी स्लाइटली क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी के कारण ओम्स लॉ को हम लोग परफेक्ट लॉ नहीं कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते हैं, क्योंकि जब जब करंट का फ्लो होगा तब तक हमारा क्या होगा, कुछ हीट एनर्जी जो है वहां पर प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण रेसिस्टेंस जो है वो हमको हमेशा बराबर नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का देख लेते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे, मान लीजिए कि हमने कोई सर्किट लिया, इस सर्किट में हमने क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दिया, लोड ले लिए, खर्च के जगह पर हमने रेसिस्टर लगा दिया, इसके सीरीज में हमने एमीटर लगा दिया, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है, और पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा V वोल्ट का बैटरी है। तो जब जब हम इस V वोल्ट के बैटरी को क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो जब जब हम बदलेंगे तो मान लीजिए कि हम एक ग्राफ ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इस बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज किया। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे हमारा यहाँ का वोल्टेज भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमको क्या दिखेगा, करंट भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलेगा। तो यहीं से ओम्स लॉ जो है वह वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई सर्किट है, उस सर्किट में बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी का हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 4 वोल्ट, और बल्ब का भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 4 ओम। तो आपको बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का न्यूमेरिकल जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी आसान है, हम अपना फॉर्मूला रखेंगे V = IR
तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V का वैल्यू 4 दिया हुआ है, R का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पेयर करंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप कुछ न्यूमेरिकल भी इसका कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, हम लोग दो प्रकार से रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक सीरीज में कर सकते हैं और दूसरा पैरेलल में कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज में किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए कि हमने कोई 3 रेसिस्टर ले लिया। ठीक है, पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देख रहे हैं। इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यह रेसिस्टर R1 वैल्यू का है, यह रेसिस्टर R2 वैल्यू का है, यह रेसिस्टर R3 वैल्यू का है। तो देखेंगे जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट यहाँ इंटर करेगा, तो यानी कि करंट जो है वह क्या होगा, सभी जगह सेम होगा। यहाँ पर हमने V पोटेंशियल का बैटरी ले रखा है, तो हमारा करंट क्या होगा, सभी जगह सेम होगा। सीरीज में हमारा क्या होता है, करंट जो है वह सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको V1 वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर V2 वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर हमको V3 वोल्टेज मिलेगा। तो यह V1, V2, V3 वोल्टेज जो है इसी बैटरी के कारण रिलीज हो रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये I इक्विवेलेंट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सभी जगह क्या है, सेम है, लेकिन रेसिस्टर का ही वैल्यू अलग अलग है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें हम I को जब कॉमन कर देंगे तो हमको क्या दिखेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल जाएगा। तो यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेसिस्टर का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब अगर हम यहीं पर क्या करें, अपने रेसिस्टर को हम पैरेलल में ले लें, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं कि पैरेलल में ले लेते हैं। एक रेसिस्टर हमने कुछ ऐसे ले लिया, एक रेसिस्टर हमने ऐसे ले लिया और एक रेसिस्टर हमने यहाँ बीच में ले लिया, और इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो करंट यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी है, अब जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट क्या होगा, यहाँ पर फ्लो करेगा। ये करंट यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पहुँचने के बाद अब इस करंट के पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो इस 3 रास्ते में करंट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा I1, I2 और I3 के नाम पर। रेसिस्टर R1, R2 और R3 है। अब जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, वही वोल्टेज यहाँ पर भी है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जो है वह सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ से हमको क्या बात पता चला, यहाँ से हमको यह बात पता चला कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 पता चला। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, V/R हो जाता है, तो हम लिख देते हैं V/R। इसका क्या हो गया, वोल्टेज तो सेम ही है, तो हम लिख दिए V/R1। इसका क्या हो गया, V/R2। इसका क्या हो गया, V/R3। V कॉमन है तो सब में से मैंने V निकाल लिया, तो हमको क्या निकला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा हमको निकल कर चला आया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एक ट्रिक नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए 2 रेसिस्टर की ही बात की जाए, ठीक है, 2 रेसिस्टर की बात की जाए, तो 2 रेसिस्टर अगर पैरेलल में हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल 2 रेसिस्टर के लिए है। ठीक है, तो 2 रेसिस्टर का हो तो आप डायरेक्टली यह ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सेम चीज़ है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 के हिसाब में रखकर, तो आपको यही इक्वेशन जो है वह चला आएगा। ओके, तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहीं पर। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट में रेसिस्टर लगा हुआ है,
2 रेसिस्टर हमने लगा दिया और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है। थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं इसको बना देता हूँ। तो हमारे पास कोई सर्किट है, सर्किट में हमने बैटरी लगा दिए हैं, इसमें हमने रेसिस्टर कनेक्ट करने हैं। हमने 2 रेसिस्टर कनेक्ट किए। ओके, कुछ इस प्रकार से एक रेसिस्टर का वैल्यू 10 ओम है, एक रेसिस्टर का वैल्यू 5 ओम है और बैटरी का जो वैल्यू है वह 7.5 वोल्ट है। तो आपको बताना है कि करंट का फ्लो कितना होगा और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से हम लोग इसका पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगा हुआ है तो हम लोग सीधा सीधी जोड़ लेते हैं। 10 + 5 तो 15 हो गया। बैटरी कितना का है? 7.5 का है। तो V = IR वाले फॉर्मूला पर हम लोग रखकर I = V/R कर देते हैं। तो V का वैल्यू कितना है? 7.5 है और इसका वैल्यू कितना है? 15 है। तो करंट का फ्लो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एक 0 कर देते हैं, इसको हटाकर। तो इसको हटाकर किए तो ये कट गया, 2 हो गया, यानी कि करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता करना है कि 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो इसको भी हम काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। V = IR लगा देते हैं। तो I हमारा कितना है? 0.5 है। R हमारा कितना है? 10 है। तो 10 है तो हमारा क्या हो गया? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/10 × 10 हो जाएगा। तो ये 10 कट गया तो हमारा क्या हो गया? 5 वोल्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर जो हमको वोल्टेज मिलेगा वह कितना का मिलेगा? 5 वोल्ट का मिलेगा। अब यहाँ का हम बात कर ले तो यहाँ का हम बात कर ले V2 पर हमको क्या मिलेगा? तो जायज़ बात है 7.5 से हम घटा दे 5 को, तो जितना होगा वही हमारा यहाँ पर वोल्ट जो है वह निकल कर चला आएगा। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बनाकर देख लेते हैं। तो V = IR का हिसाब रख देते हैं। तो 0.5 और 5 है ना, तो कितना हुआ? 5 × 5 = 25, तो आ गया 2.5 वोल्ट। ओके, तो इस प्रकार से भी आप अपने सारे न्यूमेरिकल को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो रेसिस्टर है वह रेसिस्टर क्या क्या काम करता है। तो रेसिस्टर जो है वह हमारा हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस तो कर ही रहा है। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो आखिर वह जो लॉस हो रहा है वह जा कहाँ रहा है? तो वह जो लॉस है वह हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, जो लॉस है वह क्या हो जा रहा है? हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रेसिस्टर के हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रेसिस्टर के हीटिंग इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हमको जो वोल्टेज मिलता है वह कैसे हमको मिलता है? V = IR के फॉर्म में मिलता है। हमारा एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि किसी चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक लेकर आने में जितना वर्क डन हमको करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है? एनर्जी होता है। अच्छा, Q चार्ज हमारा क्या होता है? IT होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है इन टाइम, पता है ना। तो Q हमारा क्या हो गया? IT हो गया। तो हमको हीट एनर्जी अगर निकालना है तो U हमको निकालना है, तो हम इस Q को यहाँ पर हम रख देते हैं। तो हमको क्या हो जाएगा? IT × V हो जाएगा। अब V IR हम इसको रख दे तो IT × IR हो गया। तो क्या हमको निकल कर आया? I² RT निकल कर आया। तो इतना हीट एनर्जी जो है वह हमारा रेसिस्टर जो है वह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बल्ब के बारे में बात करें तो बल्ब में क्या होता है कि बल्ब में रेसिस्टर ही लगा हुआ होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है। तो जैसे ही वहां पर करंट पहुंचता है तो वह टंगस्टन क्या करने लगता है? इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, अब उसके अगल बगल जो है एक गैस भरा हुआ होता है,
इनर्ट टाइप का गैस होता है। तो जैसे ही हीट एनर्जी वहाँ पर जाता है तो वह गैस क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, चमकने लगता है। चमकने के कारण वह बल्ब जो है वह रोशनी क्रिएट करने लगता है। तो ये तो बल्ब के बारे में हुआ। एक और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज हम लोग क्यों लगाते हैं अपने घर में? एज ए सेफ्टी डिवाइस हम लोग अपने घर में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही करंट इंक्रीज कर जाता है तो हमारा क्या होता है, रेसिस्टर भी हाई हो जाता है। तो रेसिस्टर हाई हो जाता है तो वहाँ का फ्यूज जो है वो गल जाता है ना। तो गल जाता है तो पाथ ब्रेक हो जाता है। पाथ ब्रेक हो जाने के कारण मेरा फर्दर जो एप्लायंसेस है वह बच जाता है, हाई वोल्टेज से वह इफेक्ट नहीं होता है, जलता नहीं है। तो फ्यूज भी जो है हमारा यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट ही पर ही काम करता है, रेसिस्टर पर ही काम करता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कुछ यूनिट देख लेते हैं कि अब हमारा आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है उसका आप बिल देखते होंगे। तो उसका जो बिल का हिसाब आता है वह कुछ 1 यूनिट करके आता है। ठीक है, तो यह 1 यूनिट क्या होता है, यह 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पावर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोड्यूस करता है वह कितना पावर प्रोड्यूस करता है। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, VA² होता है। पावर का यूनिट हमारा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, पावर का यूनिट SI यूनिट हमारा क्या हुआ, वाट हुआ। और वहीं पर डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो हम कह सकते हैं वोल्ट स्क्वायर पर ओम। ये हमारा क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट हुआ। और ये SI यूनिट हमारा इसका क्या होता है, वाट होता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh होता है। तो 1 kWh का मतलब हो गया 1000 वाट। ओके, और H का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 यूनिट बराबर इतना एनर्जी होता है। ठीक है, जब आप इतना एनर्जी का खर्च कर लेते हैं प्रत्येक आवर में तो या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, तो हम कहते हैं कि आपने 1 यूनिट एनर्जी जो है वह खर्च कर लिया। तो यहाँ पर यह जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वह कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जिस क्वेश्चन को हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।